बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम आप देखने वाले और जो मौजूद हैं सब खैरियत से होंगे। पहली हमारी क्लास हुई थी, उसके बाद कुछ सवालात जो हैं वो भी मेरे तक आए, स्टूडेंट्स ही हैं, उन्होंने कुछ सवालात जो हैं वो किए हैं। और मैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा, आप जहाँ पे मौजूद हैं, जो ऑनलाइन भी इसका हिस्सा हैं, कि आप हर वक्त सोचने के अमल से गुज़रते रहा करें। और कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है तो किसी बेहतर नताइज की तरफ जाता है। गलतियाँ करना अच्छी बात है, गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। अगर वो जायज़ हों, मुनासिब हों तो बिल्कुल करनी चाहिए। और एक चीज़ मैंने चूँकि अपने वालिद से सब कुछ सीखा है, उन्होंने मुझे शुरू में एक बात बोली थी कि बेटा जो चीज़ समझ ना आए उसको छोड़ दिया करो, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उन चीज़ों को सोचते हुए नहीं समझ आए आप छोड़ दिया करें, मैं हाज़िर हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सेशन लास्ट जो हुआ था वो तमाम स्टूडेंट्स को हमने सेंड कर दिया था उनके व्हाट्सएप के ऊपर, उम्मीद है सबको मिल गया होगा। और फिर मैंने कुछ एक आधे दिन के बाद रिक्वेस्ट की थी कि अपना ईमेल भी सेंड कर दें, ताकि सॉफ्टवेयर इस क्लास के साथ आपको इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है उसका वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको आ जाएगा, वो ईमेल के अंदर ही होगा, आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको यूज़ करते हुए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़र्दर कोई अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ही हैं, ज़ुबैर साहब हैं, इनका ताल्लुक़ है, ये कतर में मौजूद हैं। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। सबसे पहला इन्होंने पूछा कि मुझे सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं मिला, तो आपको इंशाल्लाह आज की क्लास के साथ सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है कि मेरा ख्याल है बहुत जल्दी है जायचे बनाने की, पता नहीं किसका छुप के बनाना है। उसके बाद फिर इन्होंने पूछा बड़ा अहम सवाल कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत सारे हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने आगे चल के मेरे से ये भी पूछा था कि दुनिया जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रही है और आप हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, ऐसा क्यों है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पहले थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाद में आई। वो मज़ीद बेहतर उसकी फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी की, जो इस वक्त लेटेस्ट, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है जो लेटेस्ट चल रही होती है, इसी तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे लेटेस्ट जो एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म है वो इस वक्त चल रही है। उसकी वजह क्या है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता ये है कि अब मगरिब में, या जब से ये कदीमी चल रही है यूनानी जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे बता तो ये दिया जाता है कि आपके साथ ये कुछ होने वाला है, आप इन चीज़ों के बारे में मुहतात रहें। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कमाल ये है कि हमें ये बताती है कि अच्छा लेट्स सपोज़ कोई चीज़ ख़राब है या ख़राब होने वाली है, तो हमने उसकी रेमेडीज़ कैसे करनी है, हमने उसकी प्रिकॉशंस कैसे करनी है। ये मिसाल मैंने हमेशा देता हूँ, पिछली क्लास में भी दी थी, कि बारिश अगर हो रही है तो बारिश से बचने के लिए हमें छतरी यूज़ करनी है। ये नहीं है कि हम भीगते हुए जा रहे हैं और दूसरी जगह पे हमें पता भी है कि हम भीग रहे हैं, लेकिन हमने बचना कैसे है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये हमें रेमेडीज़ भी देती है, प्रिकॉशंस देती हैं कि हमने कौन कौन से सैयारों की ख़राबियों को बेहतर करना है। अगर कोई सयारा बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको कैसे हमने उसके बद असरात को ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिलती हैं। फिर इनका सवाल ये था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 नवंबर है, तो इसके मुताबिक मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है कि नाम के मुताबिक मेरा ये अदद बनता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक मेरा ये ज़ोडिएक साइन है, लेकिन जायचे के अंदर जो है वो मेरा कुछ और असेंडेंट चल रहा होता है। इसकी रीज़न क्या है। तो बराए मेहरबानी अपनी जितनी भी जो तवज्जो है आप वो इसको सीखने की तरफ अभी रखिए, क्योंकि जो चीज़ अभी आप पूछना चाह रहे हैं, ये सवाल मेरे भी जहन में आए थे जब मैं सीख रहा था, कि अगर नाम का पहला हर्फ देखूं, अगर अलिफ है तो अलिफ से तो मुझे एरीज़ होना चाहिए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक मेरा ज़ोडिएक साइन तो कुछ और बनता है। फिर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ,
कि मैं भी बहुत सारे लोगों को डरा रहा होता हूँ इस हफ्ते में क्या होगा, आज के दिन में क्या होगा। तो वो एक सन साइन होता है, एक मून साइन होता है, एक आपका असेंडेंट होता है, 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने अभी एस्ट्रोलॉजी को सीखना है कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या। ये बात की बातें हैं, ये आगे चल के ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, उन चीज़ों को क्लियर कर देगी। फिर इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इसके अंदर जो है वो स्लाइड्स कुछ दिखाया करें। ये मुझे नहीं पता कि साइंस ने बोला, लेकिन अभी फ़िलहाल जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मेरा ख्याल है हम बहुत सारों से अच्छे जा रहे हैं और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ होती जाएगी। अपने लेक्चर्स को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करें, डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर बना के उसको सेव रखें, उसको बार बार सुना करें। जब नया लेक्चर सुनने बैठते हैं तो पिछले लेक्चर को एज अ रिवीजन ज़रूर सुना करें, ताकि उसकी कंटिन्यूटी अगले लेक्चर के साथ जो भी बन रही है वो रहे। अभी आप लोगों ने इस तरफ नहीं जाना कि मैंने जंतरियों में, रिसालों में, इंटरनेट के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितना सीखा है या मैं जानता हूँ या जानती हूँ, मेरी उस पर बड़ी ग्रिप है। अभी आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसको पहले सीख लें। जब आप ये मुकम्मल सीख जाएं, उसके बाद आपको इख्तियार है, आप उसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप, मुझे उम्मीद है कि इस वीक में आप लोग को सॉफ़्टवेयर भी मिल जाएगा, लेकिन सॉफ़्टवेयर के ऊपर थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है। अभी उसको सीखना है, अभी उसको बना के उसकी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाना। हम एक सेशन करेंगे जिसके अंदर इंशाल्लाह उसको मज़ीद किस तरह सीखा जाता है, उससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएंगी। आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर का नाम है कि बुर्ज और सयारों के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट भी मैंने बताया था कि अभी हम थोड़ा सा स्लो हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स पुराने हैं, कुछ नए हैं, तो हमने सबको इकट्ठा करना है एक पेज के ऊपर, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल मार्च के आगाज़ से ही हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को बड़े गौर से सुनें, देखें, समझें और फिर उसके बाद आगे चलें। बुर्ज और सियारे, इन सब से आप फेमिलियर हैं। बुर्ज इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन को कहते हैं, जो भी आपका साइन बनता है, और सयारे होते हैं प्लैनेट्स। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप एक गाड़ी आपके पास है कि बग़ैर ड्राइवर के आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपको गाड़ी चलाने के लिए कोई ना कोई शख्स या फ़र्द चाहिए जो उसको चला सकता है। एक घर है, घर के अंदर जब तक उसका मालिक नहीं होगा तब तक वो घर नहीं है, वो कोई वीरान सी जगह या खंडर है। तो इसी तरह हर बुर्ज को कोई ना कोई एक सयारा रूल करता है, उसका मालिक होता है। इंग्लिश में इसको लॉर्ड प्लैनेट भी कहा जाता है कि उसका लॉर्ड है। तो हर बुर्ज का मैं ज़िक्र नहीं अभी कर रहा, हाउस का ज़िक्र नहीं मैं कर रहा। घर आपको इस डायग्राम के साथ फेमिलियर करने का मकसद ये है कि आप जब इसका जायचा बनाएंगे तो ये तस्वीर आपके पास अब हर वक्त रहेगी। जब भी जायचा बनाएंगे यही फ्रेम आपके सामने आएगा। इसी फ्रेम के अंदर हमने चीज़ों को सीखना है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के तमाम 12 के 12 ज़ोडिएक साइन लिख देता, फिर आगे उनको प्लैनेट्स लिख देता, लेकिन हमें उस चीज़ के साथ फेमिलियर होना है जो हमने आगे चल के करनी है। दुनिया में 12 किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं, 12 ही ज़ोडिएक साइन हैं, 12 बुर्ज हैं, उसको बुरूज भी हम कहते हैं। और फिर उसके बाद उनको कंट्रोल करने वाला उनका मालिक या हाकिम जो सयारा है वो आगे होता है। ये जायचा इटसेल्फ जो 12 घर हैं, ये 12 घर तब तक कोई अहमियत नहीं रखते जब तक उस घर के अंदर कोई ना कोई बुर्ज आके उसको कंट्रोल करें, और फिर उसको कंट्रोल करने के बाद आगे सयारा होता है जो मूवमेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अपना घर है, आपके घर की 4 दीवारी है, आपकी घर के अंदर उस 4 दीवारी के अंदर आप नाश्ता भी बनाते हैं, वहाँ पे फ्रिज भी होगा, टीवी भी होगा, आपका स्लीपिंग रूम होगा, आपका ड्राइंग रूम होगा, बच्चों के कमरे होंगे। तो एक हाउस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इसी तरह एक हाउस, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसको थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज़ करवाऊँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि एक हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें मंसूब होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उस हाउस के अंदर एक जगह पे एक पानी का ग्लास पड़ा है। अब उस पानी के ग्लास के पड़े रहने की कोई अहमियत नहीं है
अनलेस और अनटिल उसको कोई उठाने वाला ना हो, उसको पीने वाला ना हो, उसको इस्तेमाल करने वाला कोई ना हो, या उस ग्लास के अंदर पानी रखा किसने, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब कौन कर रहा है? उस हाउस के अंदर मौजूद जो सयारा है, जो सयारा मौजूद है या उसकी नज़र पड़ रही है उस हाउस के अंदर। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो है एरीज़। इसको हम उर्दू में हुमल कहते हैं। ये हमल नहीं है। हमल बेसिकली जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उसको हमल कहा जाता है, ये हुमल है। तो ये आपने याद रखना है कि इसको आपने जब भी नाम लेना है तो ये हुमल ही इसको बोलना है। इसका एक सयारा होता है जिसको हम कहते हैं मार्स। उर्दू में इसका नाम है मरीख, और इसका सिंबल भी मैंने ड्रॉ किया है, ये इसका सिंबल है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे वहाँ पे ये नाम लिखे हुए नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शन है कि आप नाम भी देख सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। बट कोशिश करें कि सिंबल्स की तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि सिंबल्स से आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल जो है ये किस चीज़ का है। मेडिकल में ये सिंबल आपको मेल के लिए यूज़ मिलता होगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका ताल्लुक़ जो है वो मार्स के साथ है। एरीज़ को कंट्रोल कौन सा सयारा कर रहा है? जैसे ये दुनिया है ना, दुनिया का एक चांद है, दुनिया का एक चांद है, इसी तरह और भी प्लैनेट्स हैं उनके भी चांद है। इसी तरह ये एरीज़ का चांद नहीं है, ये सयारा है। कि एरीज़ के अंदर जो भी खुसूसियत हम देखेंगे, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्स के अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ रखता है। अब जैसे मरीख जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी ब्लड की सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है, आपके अंदर जो है जोश पैदा करता है। फिर जो बच्चा पैदा होता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो मार्स के पास मौजूद होती है। अगला हमारा लेसन है, अगला लेसन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स पे चल रहे हैं, बाकी मज़ीद इनकी वो हम आएंगे कि इसका ताल्लुक़ किन किन चीज़ों के साथ है। तो मरीख जो है ये जोश पैदा करता है, वलवला पैदा करता है। तो मरीख जोश वलवला पैदा करता है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा जो एरीज़ वाले लोग हैं वो बड़े जोशीले होते हैं। एरीज़ वाले लोग बड़े जोशीले होते हैं। अच्छा, एरीज़ वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से के होते हैं। रीज़न क्या है? मैं क्यों एरीज़ के बारे में ये बता रहा हूँ? वजह क्योंकि उनका जो प्लैनेट है वो ये खुसूसियत रखता है। लोग कहते हैं कि एरीज़ वाले बड़े हॉट हेडेड होते हैं। हॉट हेडेड मतलब ये गर्म मिजाज होते हैं कि प्यार से भी किसी से बात कर रहे होंगे तो दूसरे को लगेगा कि लड़ रहे हैं, हालांकि वो बेचारे ऐसा नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह यही है कि बिकॉज एरीज़ का कोई इट्सेल्फ अपने उसके करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन चूँकि उसको चलाने वाला मार्स है, उसको चलाने वाला मार्स है, तो मार्स की वजह से एरीज़ के अंदर ये क्वालिटीज़ आ गई। ठीक है जी। अब इसके बाद अच्छा, एरीज़ का ताल्लुक़ इस घर के साथ नहीं है, ये माइंड में मत रखिएगा कि यहाँ पे अगर मैंने एरीज़ लिखा है तो आगे जब हम जायचे बनाएंगे तो यहाँ पे एरीज़ ही होगा, ऐसा नहीं है। ये आगे चल के कुछ भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ये असेंडेंट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ये एक्वेरियस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे दूसरा जो हमारा सेकंड ज़ोडिक साइन जो है बुर्ज, वो है टॉरस। इसको हम कहते हैं सौर। इसका सिंबल भी आपने देखा होगा कि एक गाय की शक्ल है, बुल बना होता है, उसके 2 सींग हैं। और अमूमन आप टॉरस वालों को देखें तो उनका चेहरा आपको गोल मिलेगा, यहाँ से माथा खाली मिलेगा जैसे मेरा है। तो उसकी वजह ये है, मैं बहरहाल टॉरस नहीं हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये जितने भी सिंबल्स हैं उनकी जो भी चूँकि बहुत रिसर्च के बाद इनको डिफ़ाइन किया गया है। एरीज़ का अगर आप सिंबल देखें तो वो एक बकरा सा है, उसके लंबे से सींग होते हैं। तो जैसे बकरा आपस में आके यूँ मारता ना, हिट करते हैं, आपस में लड़ते हैं, पहले पीछे जाता है। अच्छा, एरीज़ वाले कभी भी फ़ौरन अटैक नहीं करते, वो पहले पीछे जाते हैं, फिर वहाँ से तैयार होकर भाग के आते हैं और आके मारते हैं। मतलब ये कि प्लानिंग करके, बगैर प्लानिंग के कभी नहीं करते। ये मुस्कुरा रही हैं, लगता है कोई एरीज़ है इधर जाने वाला। तो इसी तरह टॉरस,
टॉरस इसको हम सौर कहते हैं। इसको जो कमांड करता है, रूल करता है, वो प्लैनेट है वीनस। इसको हम कहते हैं ज़ोहरा। ये ज़हरा नहीं है, ज़हरा एक नाम है, ये ज़ोहरा है, ठीक है, सयारा ज़ोहरा। और ज़ोहरा का सिंबल ये है, ये आपको मेडिकल के अंदर फ़ीमेल का भी मिलेगा। तो ये इसका सिंबल है कि गोल दायरा और उसके नीचे एक प्लस का निशान, ये इसका सिंबल है। इसको जैसे जितने अक्लमंद लोग हैं, इसको आप दाना या अक्लमंद जो है वो भी कह सकते हैं, सयारा है ये। कि ये अक्सर बड़ी अक्लमंदी की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़े से स्लो होते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इनके करैक्टरिस्टिक्स आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि आगे चल के आपको मज़ीद इसमें आसानी हो। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तीसरा बुर्ज, जेमिनी, जौज़ा। इसको हम जौज़ा कहते हैं। और जौज़ा का सिंबल आपने देखा होगा कि दो बच्चे होते हैं, दो ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे। ये भी कहा जाता है कि जेमिनी वाले जो है इनकी ड्यूल पर्सनालिटी होती है, जैसे नज़र आते हैं वैसे होते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि इसका जो प्लैनेट है वो है अतारद, मरकरी। मरकरी, उसको उर्दू में हम कहते हैं अतारद, और अतारद का सिंबल ये बना हुआ है। जो वीनस का सिंबल था उसके सिर्फ सींग निकल आए, जो वीनस का सिंबल था उसके सींग निकल आए। अच्छा, अतारद बेसिकली सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी हिसाबी किताबी चीज़ें चल रही हैं, जो कैलकुलेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसका ताल्लुक़ मरकरी के साथ होता है। तो मरकरी जो है वो लॉर्ड प्लैनेट है जेमिनी का, जौज़ा का, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा चौथा जो बुर्ज है वो है कैंसर। कैंसर को उर्दू में हम कहते हैं सरतान। सरतान का, अच्छा, इसका सिंबल आपने देखा है, वो जो पानी का होता है केकड़ा सा, जिसको हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्रैब कहते हैं, शायद लोग खाते भी हैं बड़े शौक से। तो इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है, इसको कमांड कौन कर रहा है? मून कर रहा है। मून, उसको उर्दू में हम कहते हैं कमर। इसको चांद भी कहा जाता है, चंदा मामू भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कमर ही कहना है, ठीक है। इसका सिंबल ये बना हुआ है, ठीक है। जो हिलाली चांद होता है, आपको सॉफ्टवेयर में भी यही सिंबल देखने को मिलेगा। अच्छा, मून, अक्सर आपने देखा है कि मून वाहिद प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा वो उसको जल्दी मूव करता है, ठीक है। सन का तो सबको पता है ना कि हमारे सोलर सिस्टम में शम्स वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है। शम्स है तो सब कुछ चल रहा है। अगर सन नहीं है, शम्स नहीं है, तो हमें कहीं से भी कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है। अब दूसरे नंबर पे मून का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मून, आप देखते हैं कि रात को चांद निकल आता है, फिर उसके बाद सुबह गायब हो जाता है। गायब नहीं होता, सूरज की ताकत इतनी होती है कि वो नज़र आना बंद हो जाता है। सूरज इतना ताकतवर है। ये आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि अगर सूरज के करीब कोई जायचे में कोई सियारा आके बैठ जाए तो वो अपनी ताकत खो देता है। और इसकी जीती जाती मिसाल आप लोग ये देखते हैं कि सुबह जब सूरज निकलता है तो आसमान पे ना तो कोई सितारा नज़र आता है और ना ही चांद नज़र आता है, अनलेस और अनटिल कोई ऐसी उसकी लाइट की वेव्स हों तो हल्का फुल्का कहीं से वो दिखाई दे देता है, वो भी जब फुल मून हो या कुछ ऐसी पोजीशन में मौजूद हो। तो अच्छा, कैंसर वाले लोगों के अंदर जैसे चांद बहुत जल्दी मूव करता है ना, इसी तरह आप किसी कैंसेरियन को देखेंगे ना, वो अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो वो आधे घंटे में डेफिनेटली उठ के कहीं चक्कर लगा के आके फिर बैठेंगे। इनको कभी फ़ोन पे बात करते हुए देखें, बड़ा मज़ा आता है। अपनी सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं, कभी इधर चक्कर लगाते हैं, इधर लगाते हैं कि पता नहीं दुनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और कर क्या रहे होंगे कि आते हुए दही ले आना, ठीक है। छोटी छोटी बात कर रहे होंगे लेकिन अहमियत बहुत देते हैं। इसका ताल्लुक़ फीलिंग्स के साथ है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, इसी तरह मून का ताल्लुक़ आपकी फीलिंग्स के साथ है, एहसास के साथ है, जज्बात के साथ है।
तो कैंसेरियंस वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप के क्लोज़ भी होते हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, चाहे माँ बाप से बिल्कुल भी नाफरमान भी होंगे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उनके लिए, और अकेले नहीं रह सकते ये लोग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो ज़ोडिक साइन है वो है असद, लियो, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, जो इसका पायलट है, वो है सन, जिसको हम शम्स कहते हैं। इसका सिंबल आप देख सकते हैं कि गोल दायरा और सेंटर में एक डॉट लगा हुआ है, ये सन का सिंबल है। सन के बारे में मैं अभी बता रहा था कि इस ज़ोडिक साइन की बड़ी अहमियत है कि चूँकि शम्स जो है वो वाहिद सयारा है सोलर सिस्टम में जो तमाम लोगों को एनर्जी दे रहा है। क्यों दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि किसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ की बिना के ऊपर वो क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या नुकसानात दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गो, सुमला की। अगला जो हमारा ज़ोडिक साइन है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी मरकरी है। यहाँ पे जमनाई का भी मरकरी था, इसका भी मरकरी है। अतारत, इसका भी सिंबल वही है जो जमनाई का देखा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक ही क्वालिटीज़ रखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन पे चलते हैं, वो है मेज़ान, लिब्रा। लिब्रा का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, ज़ोहरा, इसका सिंबल यहाँ पे मौजूद है। टॉरस का भी सेम वही है, इसका भी सेम वही है, लेकिन इट डजेंट मीन कि इन दोनों के करैक्टरिस्टिक्स सेम हैं, बहुत एंटायरली डिफरेंट है। क्यों है वो भी मैं भी चल के आपको बताता हूँ। इसके बाद अगला हमारा ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, मरीख, और मरीख का सिंबल यहाँ पे मौजूद है। एरीज का भी मरीख ही था और इसका भी मरीख ही है, दोनों का। ठीक है, स्कॉर्पियन से वैसे लोग बहुत घबराते हैं कि पता नहीं, इनका सिंबल ऐसा है कि अच्छा, ये जो लिब्रा है ना, लिब्रा, ये जितने भी ज़ोडिक साइन आपने देखे हैं इन सब के सिंबल्स जो हैं, कोई किसी बकरे से मंसूब है, कोई किसी ना किसी जानदार चीज़ से मंसूब है। लिब्रा वाहिद ज़ोडिक साइन है जिसका सिंबल बेजान है, तराजू है, जानदार नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है लिब्रास वाले जो हैं वो बिल्कुल भी फीलिंग्स को महसूस नहीं करते। ये मैंने एक छोटा सा क्लू दिया, आगे चल के हम मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोग कहते हैं कि लिब्रास वाले बड़े बैलेंस होते हैं। इसका ये मतलब है कि उनका जो सिंबल देख कर कहते हैं कि बड़े बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन एंटायरली डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। तो अपने अपने जहन में आप बिठा लें कि कौन कौन मेरे घर में मौजूद है, किस किस से मुझे वास्ता पड़ता है। स्कॉर्पियन से लोग इसीलिए डरते हैं कि इसका जो सिंबल है वो बिच्छू है, स्कॉर्पियो है, ये डंग मारते हैं। लेकिन स्कॉर्पियंस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है। जीनियस लोग होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, और ये दुनिया में वो काम कर रहे होते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आम इंसान जो काम नहीं कर सकते वो स्कॉर्पियंस कर रहे होते हैं। लेकिन स्कॉर्पियंस अपनी जो आदत है ना डंग मारने की, उससे हटते भी नहीं हैं। वो एक कहानी है कि एक जंगल में आग लग जाती है, तो वहाँ पे सब कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ जान बचा के भाग रहे होते हैं। अब वहाँ से भागने का एक ही रास्ता होता है कि बीच में एक नदी है और नदी से को पार करना है। एक मेंढक और एक बिच्छू दोनों बच जाते हैं। तो बिच्छू जो है स्कॉर्पियो मेंढक को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी पुश्त पे बैठ जाता हूँ तो नदी हम पार कर लेंगे, तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊँगा। तो मेंढक इनकार कर देता है कि नहीं, तुम्हारी आदत है डंग मारने की, मैंने अगर तुम्हें अपनी पीठ पे बैठाया तो तुम मुझे डंग मारोगे तो मैं मर जाऊँगा। तो वो बड़ी तसल्ली देता है कि हम जो है मैं ऐसा नहीं करूँगा। खैर जो भी उनकी आपस में बातचीत होती है, वो मेंढक की पीठ पे बैठ जाता है। अब नदी पार हो रही है, अब थोड़ा सा रास्ता रह गया, तो एकदम से स्कॉर्पियो जो है वो बिच्छू जो है मेंढक से कहता है कि मेरे से अब नहीं रहा जा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब तुम्हें डंग मारने लगा हूँ, लेकिन मैं बता के मार रहा हूँ।
ठीक है, तो ये जो भी काम करते हैं बता के करते हैं कि अब हम ये करने वाले हैं। तो होता ये है कि ये बेसिकली डंग नहीं मारते, ये पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम ये कुछ करने जा रहे हैं। या तो आप अपने आप को दुरुस्त कर लें, रास्ता बना लें, अदरवाइज़ जो भी क्वालिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं हम उससे बाज नहीं आएंगे, हम करके रहेंगे। अगर वक्ती तौर पे ये खामोश भी हो जाते हैं तो ये मत समझिएगा कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ये वो काम नहीं करेंगे, ये करेंगे ज़रूर, चाहे उस वक़्त का माहौल कुछ और हो, लेकिन करेंगे ज़रूर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बुर्ज कौस सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मुश्तरी, जुपिटर। इसका सिंबल आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है जैसे 4 हम लिखते हैं, 4 का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हल्का सा गोल है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का रूलिंग प्लैनेट है ज़ोहल, सैटर्न। इसका सिंबल भी यहाँ पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की हम बात करते हैं, बुर्ज दल्व एक्वेरियस। एक्वेरियस का लॉर्ड प्लैनेट है ज़ोहल, सैटर्न। इसका सिंबल भी यहाँ पे मौजूद है। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का दोनों का सिंबल सेम ही है, एक ही है। सॉरी, सिंबल कह रहा हूँ, जो प्लैनेट है वो सेम ही है। इसके बाद बुर्ज हूत पाइसिस की अगर हम बात करें तो पाइसिस, अच्छा ये हूत है, हौत नहीं है, हूत है, ठीक है। इसका जो, और हाँ एक और चीज़, ये दल्व है, ये दल्लो नहीं है, इसको दल्व पढ़ना आपने, दाल नाम वाव, दल्व। बुर्ज हूत पाइसिस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी जुपिटर है, मुश्तरी। मुश्तरी का वही सिंबल है। बुर्ज कौस और पाइसिस दोनों का सेम ही रूलिंग प्लैनेट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरीज़ जो है, एरीज़ का और स्कॉर्पियो का सेम प्लैनेट है। फिर उसके बाद टॉरस का और लिब्रा का सेम जो है प्लैनेट है। फिर जेमिनी का और वर्गो का सेम प्लैनेट है। इसके बाद सेजिटेरियस का और पाइसिस का सेम प्लैनेट है। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का सेम प्लैनेट है। सिर्फ कैंसर और लियो, इन दोनों का प्लैनेट एक ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर के अंदर 2 बच्चे मौजूद हैं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और दूसरा जो है वो क्लर्क बन जाता है, ठीक है। ये आपको याद है मिसाल जो मैंने दी थी। तो एक ही घर में मौजूद हैं दोनों, लेकिन एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा जो है वो किसी आम से स्कूल में कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है और अपना सिलसिला चला रहा है। अब उस घर की पहचान जो है वो कौन होगा? वो वही प्राइम मिनिस्टर होगा जिससे घर पहचाना जाएगा, तो उसकी खासियत ज़रा बढ़ जाएगी। जो दूसरा है, ऐसा नहीं कि आप उससे बिल्कुल कोई मुशावरत नहीं करेंगे, बेचारा किसी स्कूल में है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस और ख़ासियत थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप अपने आप को देखें, आप अपने घर में मौजूद हैं, आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ छोटा है या बड़ा है, आप एक ही एज फेलोज़ हैं या बहन भाई हैं, एक की क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी होती है, एक बेचारा नहीं पढ़ पाता, लेकिन एक की घर में अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि उसकी सुनवाई बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से लोग आपको जान रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको पहचान रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जैसे एरीज़ है और स्कॉर्पियो है, दोनों के प्लैनेट सेम है, लेकिन इनमें से एक का जो है वो ख़ास है, उसकी अहमियत ज़्यादा है, दूसरे की अहमियत थोड़ी सी कम है। ये इसी तरह है कि एक शख्स के 2 घर हैं, एक घर में वो रहता है, दूसरा घर उसने ख़रीदा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी आता जाता है, तो ज़्यादा अहमियत किसकी हुई? जिस घर में वो रह रहा है। दूसरी जगह जो है वो इतना मतलब नॉर्मल उसके लिए है। इसी तरह यहाँ पे मरीख जो एरीज़ के साथ मुंसलिक है, ये ख़ास है, ये आप लोग लिख लें। एरीज़ के साथ जो मरीख मार्स मुंसलिक है वो ख़ास है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एरीज़ और स्कॉर्पियो, एरीज़ के साथ जो मरीख मुंसलिक है वो ख़ास है और ये आम है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की और लिब्रा की।
टॉरस के साथ जो वीनस मंसूब है वो आम है, और जो लिब्रा के साथ वीनस मौजूद है वो ख़ास है। इसकी अहमियत उससे ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, ये क्यों है, क्यों एक के साथ ख़ास है, क्यों एक के साथ आम है, ये इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन अभी आपने इसको नोट करना है जैसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जमनाए, जौज़ा, और उसके बाद यहाँ पे मौजूद है वर्गो, सुमला। दोनों का रूलिंग प्लैनेट सेम है, मरकरी है, अतारद है। तो जौज़ा का जो अतारद है वो आम है, जो अतारद है वर्गो का वो ख़ास है। ऐसे ही है, ठीक है। चलें आप मुझे ये बताएं कि सजिटेरियस और जो पाइसेस है, इन दोनों का भी ताल्लुक़, जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है, मुश्तरी है। तो इसमें से नसीमा ये बताएं कौन सा ख़ास है? सजिटेरियस ख़ास है और पाइसेस वाला आम है। ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सजिटेरियस के साथ जो मुश्तरी मंसूब है उसकी अहमियत ज़्यादा है, वो ख़ास है, और फिर उसके बाद जो पाइसेस है उसका जो मुश्तरी है वो आम है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की। दोनों का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न ज़ुहल है। यहाँ पे ज़ुहल कैप्रिकॉर्न के साथ आम है और वहाँ पे एक्वेरियस के साथ ख़ास है। इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, ख़ास होने की क्या वजह है, आम होने की क्या वजह है, अभी यहाँ पे आपने ज़ोर नहीं देना। अभी सिर्फ इन चीज़ों को सीखना है कि कौन से बुर्ज के साथ कौन सा स्यारा मंसूब है, उसकी अहमियत क्या है, ख़ास है, आम है। अभी आप लोगों ने यहाँ तक रहना है। अभी हमने एकदम से जंप करके 15वीं 20वीं सीढ़ी पे छलांग नहीं मारनी, हम गिर भी सकते हैं। या इसके बाद बचे कैंसर, कैंसर का स्यारा है कमर। तो ये इट्सेल्फ अपने आप में ख़ास है। कैंसर का जो सिंबल है ये अपने आप में ये भी ख़ास है। इसी तरह बुर्ज असद है, लियो, ये भी अपने आप में ही ख़ास है। और चूँकि ये दोनों प्लैनेट आप लोग देखते भी हैं, आपको नज़र भी आते हैं, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। जैसे शम्स का मैंने पिछले लेसन में आपको टिप ऑफ द डे दी थी कि अगर आपको कोई ऑफिशियल कोई कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है तो आप बग़ैर जायचा नहीं पता तो क्या करें, हम किस चीज़ के सदक़े दें तो हमारा वो काम होगा, क्या रेमेडीज़ की जाएं। ये होता है फ़ायदा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कि वो हमें बताती है कि आपके जायचे में ये स्यारा ख़राब है, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको या तो ठीक कर लें, अगर वो ख़राब है तो उससे जान छुड़ाने के लिए सदक़ात देना शुरू कर दें, या तो जेमस्टोन कैरी करें। जेमस्टोन्स के बारे में भी पूछा जाता है कि हमें नाम के हिसाब से कौन सा नगीना पहनना चाहिए। कभी भी किसी को नाम के हिसाब से नगीना नहीं बताना, क्योंकि नगीना जेमस्टोन बेसिकली आपके प्लैनेट को या तो एक्टिवेट करेगा, हर प्लैनेट को एक्टिवेट करेगा जिससे भी उसका ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल छठा घर बीमारियों का घर है और आप उसको नगीना पहना देते हैं, उसका नाम जो भी है और वो नगीना था बीमारियों के घर का, तो उस शख्स की बीमारियां एक्टिवेट हो जाएंगी। तो नाम के मुताबिक कभी भी किसी को जेमस्टोन रेकमेंड ना किया करें। कुछ ऐसे स्टोन्स हैं कि वो लोग पहन सकते हैं, उसके जो हैं बुरे असरात नहीं होते, लेकिन कौन से हैं ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिर्फ जो चीज़ें आप लोग को बताई हैं इन्हीं पे आपने स्टिक रहना है, अभी मज़ीद आगे नहीं जाना। पीछे जो हुआ है उसको भी सुनना है, इसको आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ये काम बिल्कुल नहीं करना कि आपने किताबें खोलनी है और आप पढ़ना शुरू कर दिया है। आप लेक्चर जो है, वीडियो है, उसको बार बार सुने, बार बार सुने। बार बार सुनने से हो सकता है आपके अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो मेरे नॉलेज में ना हो, मेरे लिए नहीं हो। आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप कोई ऐसी चीज़ मुझे बताते हैं, कोई एग्जांपल बताते हैं कि जिसको मुझे समझने में या स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो, तो वो बताइए। जैसे अभी हमें हमारे जो भाई हैं कतर वाले, उन्होंने मैसेज किया था कि वाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सवाल किसी के भी जहन में आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप भी सोचते रहा करें कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उस लेक्चर से रिलेटेड हो।
कोई आउट ऑफ द ब्लू मून जाके कोई बात आपने नहीं कर देनी है ऐसी। और चूँकि होगा ऐसा मुझे पता है, ये हर सेशन में होता है कि हर क्लास के अंदर वही सवाल रेज़ किए जाते हैं जिसका ताल्लुक़ उस क्लास से नहीं होता। मुझे अभी आपने ये नहीं बताना कि जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो मेरे जायचे के अंदर मैं, चूँकि मेरा ये बुर्ज है शायद इस वजह से नहीं मिल रही, अभी उस पर ज़ोर नहीं देना आप लोगों ने। आज की टिप ऑफ द डे आप लोगों को मैं देता चलूँ, और वो ये है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको औलाद की प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे नहीं हो रहे होते, और फैमिलीज़ जो नस्ल है वो आगे नहीं चल रही होती, हस्बैंड में या वाइफ में किसी न किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और अल्लाह ताला की ज़ात वैसी फरमाती है कि मैं जिसको चाहे बेटे दूँ, जिसको चाहे बेटियाँ दूँ, जिसको चाहे कुछ भी ना दूँ। तो लेकिन अल्लाह ये भी कहता है कि मेरे से मांगो, मांगने से तो मना नहीं किया। तो आप को कहीं पे भी किसी भी फैमिली में या अपने में कोई ऐसी प्रॉब्लम फ़ील हो तो आप मार्स के सदक़े ज़रूर दिया करें, ठीक है। चूँकि मार्स का ताल्लुक़ है नस्ल की पैदाइश के साथ, तो आप, और मार्स का कलर भी रेड है, सुर्ख रंग है, जो आपके खून का कलर है, ब्लड कलर है इसका। तो उसमें आप ख़ुद से जनरेट करें कि क्या सदक़ात हो सकते हैं, ख़ुद से सदक़ात जनरेट करें आप। रेड कलर में क्या हो सकता है, ठीक है। बड़ा गोश्त तो सब कुछ देते हैं, काला बकरा सब देता है कि चले खून बहेगा। तो अभी जैसे इसने स्ट्रॉबेरीज़ बताई हैं, अब स्ट्रॉबेरीज़ खाएगा कौन, किसी का गला ख़राब है तो कौन खाएगा, ठीक है। लाल मिर्चें हमारी दादियाँ नानियाँ बचपन से देती आ रही हैं कि बच्चों को नज़र लग जाए तो 9 लाल मिर्चें पकड़ती हैं और उसको चूल्हे पर रख देती हैं। अगर तो उसमें से स्मेल आती हैं तो कहती हैं नज़र नहीं लगी, अगर स्मेल नहीं आती वाकई नज़र लग गई है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उन लाल मिर्चों का ताल्लुक़ है मार्स के साथ, नज़र बद का ताल्लुक़ भी मार्स के साथ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसकी रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं जाके चीज़ें इधर ही आके जुड़ती हैं, इधर ही आके मिलती हैं। तो आप जो है अगर औलाद के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो रेगुलर बेसिस के ऊपर रेड कलर की चीज़ों का सदका ज़रूर दिया करें, या किसी को भी हो उनको भी बताया करें, ये भी एक सदका जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा लेसन है सिंपल था, इजी था, इतना मुश्किल नहीं है। और अभी जो मज़ीद चीज़ें हैं वो आगे चल के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। डर रहे हैं आप लोग, तो इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी, बड़े आसानी से हम उसको करेंगे। लेकिन 3 से 4 क्लासेस के बाद हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो अगर एक भी क्लास आपकी मिस हुई तो आपको उसके बाद वाली क्लास समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आज हमने बुर्ज और सियारे किए, ये क्लास अगर आप मिस भी कर देते हैं तो आपको अगली क्लास समझ आ जाएगी, लेकिन उन 3-4 क्लासेस के बाद उससे अगली क्लास आपको समझ नहीं आएगी। तो चूँकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको जो है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाए। AQTV जो YouTube का चैनल है उसको फॉलो किया करें। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स चल रहे हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोग देखा करें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारा पिछला सेशन था वो भी वहाँ पे चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन देखने वाले बेचारे मेरे से सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स जो हैं वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 ऐसे सेगमेंट हैं, AQTV पे चलता है बुर्जों का इंसाइक्लोपीडिया, और एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल पे चल रहा है आप शनासी, जो बुक मैंने आपको बताई थी। तो उनको सुनने से ना आपको इन ज़ोडिक साइंस को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सीखने में बड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।